हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी और किस तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबी एक कुदरती ठहरी प्रेगनेंसी से अलग होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी एक आम भाषा का वर्ड है। टेक्निकली इसे कहा जाता है IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो IVF का मतलब होता है अंडा यानी कि औरतों के अंदर बच्चा पैदा करने वाला गेमीट, स्पर्म यानी कि आदमियों के अंदर बच्चा पैदा करने वाला गेमीट, एग और स्पर्म को शरीर के बाहर निकालकर हैंडल करने को और उससे इनिशियल गर्भ तैयार करने को, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रायो, टेक्निकली बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हैंडलिंग द एग्स एंड स्पर्म आउटसाइड द बॉडी टू फॉर्म एम्ब्रायो इज कॉल्ड एज IVF। साधारण भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी इसे ही बोलते हैं। नॉर्मली शरीर के अंदर एग और स्पर्म को मिला करके गर्भ बनाने का काम फेलोपियन ट्यूब्स करती हैं और फिर ये फेलोपियन ट्यूब्स उस गर्भ को बच्चेदानी में पहुंचाती हैं। IVF में इसी काम को हम बाहर लेबोरेटरी में करते हैं और लेबोरेटरी में बने हुए गर्भ को वापस बच्चेदानी में डालते हैं। इसलिए ट्यूब के काम को हमने शरीर के बाहर किया तो आम भाषा में वर्ड आ गया टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन बेबी वर्ड का इस्तेमाल थोड़ा सा मिसलीडिंग है क्योंकि इन भ्रूण में जान नहीं होती है। इस भ्रूण को जब बच्चेदानी में हम डालें या नेचुरल तरीके से फेलोपियन ट्यूब इसे डालती है तो गर्भ के अंदर में भ्रूण जब टिकता है, बढ़ता है, तो कुछ समय के बाद उसमें जान आती है। IVF की प्रेगनेंसी नेचुरल ठहरी प्रेगनेंसी से सिर्फ कुछ ही बातों में अलग होती है। जैसे नेचुरली अगर हम बात करते हैं तो एक नॉर्मल कपल को हर महीने सब चीज़ें ठीक रहने के बावजूद अराउंड 20% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी रुकने के। IVF इस चांस को 3, 4, 5 गुना बढ़ा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस वजह से उस कपल को बच्चा ठहरने में दिक्कत आ रही है। तो IVF में गर्भवती होने के चांसेस नेचुरल अटेम्प्ट के मुकाबले में ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग जिन्हें जल्दी है बच्चा ठहराने की और नेचुरली उनको बच्चा हो सकता है, वो इस तकनीक का इस्तेमाल करके सिर्फ जल्दी बच्चा करा लें, क्योंकि इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। सेकेंडली, नेचुरल ठहरी प्रेगनेंसी में ट्विन्स या ट्रिपलेट्स, जुड़वा या तिड़वा बच्चा होने की संभावना कम रहती है। लेकिन IVF में ये संभावना बढ़ जाती है क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ एम्ब्रायोस, जो भ्रूण अंदर हम डालते हैं, उसे ज़्यादातर केसेस में 2 रखते हैं, कभी कभी 1 या बहुत रेयरली 3 रखा जाता है। अगर आपको जुड़वा या तिड़वा बच्चों की संभावना नहीं बढ़ानी है तो आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा और सिंगल एम्ब्रायो ट्रांसफ़र में जाना पड़ेगा। तो उससे हम इस संभावना को भी नेचुरल प्रेगनेंसी के मुकाबले लेके आ सकते हैं। नेचुरल ठहरने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए ना तो आपको कुछ दवाइयों की ज़रूरत होती है और अगर प्रेगनेंसी नेचुरली रुक जाती है तो उसके बाद भी सिंपल कुछ सप्लीमेंट्स ही चाहिए रहते हैं। लेकिन IVF में प्रेगनेंसी ठहराने के लिए भी हमें ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है और प्रेगनेंसी रुकने के बाद पहले 3 महीनों में कुदरती ठहरी प्रेगनेंसी के मुकाबले में ज़्यादा दवाइयाँ लगती हैं। 3 महीने के बाद ये अंतर ख़त्म हो जाता है। और नेचुरली ठहरी प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट नहीं लगेगा, IVF की प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट लगेगा, ये बहुत बड़ा मिथ है। IVF की जो प्रेगनेंसी होती है वो नेचुरल प्रेगनेंसी से इन बातों के अलावा बिल्कुल भी अलग नहीं रहती है। इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी में बेड रेस्ट लगेगा या नहीं, नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा, ये सब उन्हीं बातों पे डिपेंड करता है जो सब बातें एक नेचुरल ठहरी प्रेगनेंसी में डिसाइड करेंगी कि किस लेडी को बेड रेस्ट करना चाहिए, किसको सिजेरियन होगा, किसको नॉर्मल डिलीवरी होगी। नेचुरली ठहरी और IVF में ठहरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन रेट्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। वो किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे वो मदर के साथ में अबॉर्शन का रिस्क हो, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहना या शुगर होना या बच्चे में थोड़ा सा कुछ बनावटी खराबी होना, समय से पहले होना, ये खतरा कुदरती ठहरी प्रेगनेंसी के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और ये थोड़ा इसलिए ज़्यादा होता है कि हम IVF एक नॉर्मल कपल में करने की सलाह नहीं देते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से ये रिस्क नहीं बढ़ रहा है, ये रिस्क इसलिए बढ़ रहा है कि वो कपल जिसमें ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से वो नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है, वो इस टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है और फिर प्रेग्नेंट हो रहा है। सिर्फ उस कमी की वजह से ये सब रिस्क थोड़ा सा बढ़ता है और अगर हम वॉचफुल चलते हैं तो हम इसे मैनेज भी कर सकते हैं। दूसरा, IVF ज़्यादातर ये लोग सोचते हैं कि आखिरी का ट्रीटमेंट है, इसलिए हम जब
सब जगह से थक जाएंगे तब इसे कराएंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जैसे जैसे लेडी की एज बढ़ती चली जाती है, खासकर 35 या प्लस वो होते चले जाते हैं, तो नेचुरली भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि IVF जब कराने लोग आते हैं तो एडवांस एज में आते हैं, तो उस एडवांस एज की वजह से भी कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ता है। अदरवाइज IVF और नेचुरल प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट एक जैसा बिहेव करते हैं, तो इसलिए जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ टाइमली इसे करा लेना अच्छा रहता है, और बिना ज़रूरत के भी अननेसेसरली, क्योंकि ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, नेचुरली आपको पैसा नहीं लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पैसा लगता है आपको, तो जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट टाइम बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं है।